फ्रेंड्स, तो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए कि ये टॉपिक ना इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ही है। राइट, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हम इस चैप्टर को ख़त्म करते करते अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज से। समझ में आ गया? तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और अगले चैप्टर का पहला टॉपिक एक साथ कवर हो रहा है। दूसरी बात, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हमारे लिए केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री को आप लोग दो ही नज़रिए से देखने वाले हो, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को तय करने का काम केमिकल बॉन्ड्स करते हैं। आप लोग पिछले चैप्टर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हो कि केमिकल बॉन्ड आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, राइट, किस तरह से क्यों तो एटम कंबाइन होते हैं और कैसे एटम कंबाइन होते हैं, और इन केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर उस कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। दूसरी तरफ किसी कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है फिजिकल फोर्सेस के ऊपर। अब प्रश्न आता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये फिजिकल फोर्स क्या है? तो इसी कहानी को आप थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। आप सबको पता है कि नेचर में मौजूद वाटर लिक्विड स्टेट में है, प्रेजेंट है, जबकि नेचर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो गैसीय स्टेट में है, गैस है। हमारे लाइफ के सपोर्ट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जल और ऑक्सीजन। राइट, और दोनों आपके सामने हैं। राइट, वाटर लिक्विड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैस स्टेट में मिलेगा। अब प्रश्न आता है, भाई वाटर लिक्विड स्टेट में है तो इतना 11th क्लास के स्टूडेंट को आइडिया है कि सर वाटर और वाटर के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। राइट, इतना तो हम लोग उसके नेचर के आधार पे भी अपनी राय रख सकते हैं कि वाटर और वाटर में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, जबकि O2 और O2 के बीच में लगने वाली जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वो कंपेरेटिवली आपकी वीक फोर्स है। सो दैट्स योर पॉइंट। राइट, दोनों का तुलना किया आपने। ओके, और थोड़ा सा एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि आखिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का अंदाज़ा हमें है या नहीं है। आप एक बात देखिए कि अगर आप पेट्रोल को किसी भी ओपन कंटेनर में खुला छोड़ोगे, किसी भी ओपन कंटेनर में रख दोगे, तो आपको पता, हम बोलते हैं कि भाई पेट्रोल उड़ गया है, मतलब बहुत तेज़ी से इवोपरेट होता है। अब पेट्रोल बहुत तेज़ी से इवोपरेट हो रहा है, इसका मतलब पेट्रोल के दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक फोर्स है। राइट, इसीलिए ये दो पार्टिकल इस फोर्स को बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं, उनको थोड़ा सा हीट मिलते ही ये पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, और जो लिक्विड पेट्रोल है वो तुरंत ही गैसियस पेट्रोल में बदल जाता है। तो ये हमें डे टू डे लाइफ का एग्जांपल मिल रहा है। तो जो भी चीज़ बहुत तेज़ी से एवोपरेट हो रहा है, अगर आपके सामने 2-3 लिक्विड्स के एग्जांपल हैं और उनमें आप ये कहो कि सर ये लिक्विड बहुत तेज़ी से एवोपरेट हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पार्टिकल्स में लगने वाली इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वीक है। राइट, और अगर कोई लिक्विड इजीली इवोपरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब मामला आता है भाई कि जो फोर्सेज हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वो आपके केमिस्ट्री के नज़रिए से फिजिकल फोर्स हैं, क्योंकि उनसे कंपाउंड का नेचर प्रभावित नहीं होता है, कोई नया कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता। सो आई राइट हियर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आर एक्चुअली फिजिकल फोर्सेज, फिजिकल फोर्सेज। और जो फिजिकल फोर्स हैं वो अब किस कंपाउंड में वीक होंगी और किस कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग होंगी, ये तय करने का काम उस कंपाउंड का नेचर करता है। भाई कौन करता है? उस कंपाउंड का नेचर। अब नेचर से हमारा क्या मतलब है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आखिर नेचर से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं?
सो एक बात क्लियर है कि किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक तरह की फिजिकल फोर्स है और वो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। उस मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, ध्यान दीजिए। और नेचर के आधार पे हम मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर है या फिर हमारा मॉलिक्यूल पोलर है, राइट। ये बात हमें थोड़ा समझना है कि मॉलिक्यूल हमारा पोलर है या नॉन। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा नेचर या फिर पोलर होगा, यह आप लोगों ने पढ़ा था, राइट। और कुछ एग्जांपल भी लिख देता हूँ, राइट। आपका हाइड्रोजन नॉन पोलर है, सेम एटम्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, राइट। जबकि जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल कम है वो भी आपके नॉन पोलर हैं, तो हाइड्रोकार्बन आपके नॉन पोलर की कैटेगरी में आते हैं। ये पहली चीज़ थी जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड है। नो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, राइट। सो पहले जो ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इन कंपाउंड्स के जो एटम हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये नॉन पोलर है। दूसरी तरफ अगला जो क्लास लिखा, ये वो कंपाउंड हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट एटम जिनसे मिलके वो बना है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, इसलिए इनको भी हम लोग नॉन पोलर की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि पोलर की कैटेगरी में हम किसको रखेंगे भाई, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे H और F को रखेंगे, H और O को रखेंगे, H और N को रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। C डबल बॉन्ड O को रखेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिनके बारे में 11th में पढ़ोगे। 12th क्लास में बार बार ये टॉपिक रिपीट होगा, ध्यान दीजिए। एक दिन और एक्स्ट्रा लगाएंगे, 2 दिन और एक्स्ट्रा लगाएंगे अगर क्लियर नहीं हुआ तो, लेकिन हम लोग इसको अभी इसी स्टेज पर क्लियर करके चलेंगे, राइट। क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है और बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग HF बॉन्ड सबको पता भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और 2.1 4.0 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा खींचेगा। यहाँ 2.1 और 3.5 ऑक्सीजन भी खींचेगा, फिर से बॉन्ड पोलर हो गया है। 2.1 और 3.0 ये खींचेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो गया, राइट। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन की 3.5, सिग्मा इलेक्ट्रॉन उतना नहीं खींच पाएगा लेकिन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से खींचेगा। सो फिजिकल फोर्स यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के नेचर के ऊपर, मॉलिक्यूल पोलर होगा या मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है भाई, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो काम करेगी उनको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत आसान है, इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये दो मॉलिक्यूल हैं H2 और H2 और HF और HF। तो आप ये कहोगे सर दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, H2 H2 के बीच में और HF और HF के बीच में लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्स, राइट। अब प्रश्न आता है, क्योंकि H2 नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है किसी भी एटम के बीच में, ये भी नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब दो न्यूट्रल पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब तो आखिर कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, हाँ दूसरा जो केस है उसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब दूसरा वाला केस पोलर मॉलिक्यूल का और पहला वाला केस नॉन पोलर। और यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर ये पॉइंट तो फिर भी क्लियर है कि HF और HF के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा।
क्लियर है। तो दूसरे वाला तो बहुत अच्छे से अंदाजा आ रहा है कि सर इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज्ड पार्ट और पॉजिटिव चार्ज्ड पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरे कंपाउंड के अंदर आपको एक मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास दिखाई दे रहे हैं, तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आखिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, और पोलर मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसे होती है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि हम लोग लास्ट में पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बहुत पढ़ के आए हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट। सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से मैं लिख देता हूँ। H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें H और O के बीच में पोलर बॉन्ड है, राइट। HF एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें H और F के बीच में पोलर बॉन्ड है। ओके, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं इसको। HF, H2O, HN और C डबल बॉन्ड O, राइट। अब आप देखिए भाई, पहले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो पोलर मॉलिक्यूल के कुछ एग्जांपल लिख दिए। अब मामला आता है भाई कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, सभी केसेज में है, और सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव, और ये खींचेगा तो स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव। इसका मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल पोलर हैं। पहली चीज़ क्लियर है। अब बात आती है कि भाई पहले जो 3 एग्जाम्पल हैं वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, साइज भी हाइड्रोजन का बहुत छोटा है, तो वहाँ पर जो पोलैरिटी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा पोलैरिटी होती है। किसकी तुलना में? ये जो 2 बड़े एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन एक छोटा एटम है और ऑक्सीजन कंपेरेटिवली एक बड़ा एटम है, राइट। तो दोनों के बीच में अगर कंपेयर करते हो तो जहां भी हाइड्रोजन पोलर बॉन्ड बना रहा है, राइट, आमतौर पे देखिए, राइट, जहां भी हाइड्रोजन पोलर बॉन्ड बना रहा है और वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर है, उन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को एक अलग नाम दे दिया गया, जिसे नाम दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको नाम दिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का फिजिकल फोर्स है, और ये उन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में काम करती है जहां पर हाइड्रोजन पोलर है और दूसरी तरफ केवल हाइड्रोजन पोलर नहीं है। ध्यान दीजिए, केवल हाइड्रोजन के पोलर होने से बात नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे भी मॉलिक्यूल मिलेंगे जहां हाइड्रोजन पोलर होगा लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, राइट, तो उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम नहीं देंगे। तो 1 मिनट के लिए आप इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भूल जाओ, राइट। और मैं ये कह रहा हूं भाई, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में 2 पोल बन गए हैं H और F पर, एक पोल पॉजिटिव है और एक पोल नेगेटिव है, तो 2 पोल बनने की वजह से आप इसको डाइपोल कह सकते हो, डाइपोल। और ऐसा ही डाइपोल इसके दूसरे मॉलिक्यूल में बनेगा, तो 2 मॉलिक्यूल के डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे आप डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हो। तो HF में डाइपोल डाइपोल, H और O के बीच में भी डाइपोल डाइपोल, H और N के बीच में भी डाइपोल डाइपोल। समझिए, बड़ा अच्छा पार्ट है। और C और O जहां भी होगा वहां भी डाइपोल डाइपोल है। यानी पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करती है वो कौन सी काम करती है? डाइपोल डाइपोल। लेकिन डाइपोल डाइपोल का ही एक स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इन तीनों डाइपोल डाइपोल फोर्स को
हम लोग क्या नाम दे देंगे, एच बॉन्डिंग नाम दे देंगे। आप लोग समझने की कोशिश करना, किन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को हम लोग एच बॉन्डिंग नाम दे देंगे। मैं यहां लिख देता हूं, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन पोलर कंपाउंड्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन पोलर कंपाउंड्स, पोलर कंपाउंड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है भाई, डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, और नेचर में किस तरह का बॉन्डिंग बन रहा था उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई उसे हम कह रहे हैं डाइपोल डाइपोल। अब प्रश्न आता है डाइपोल डाइपोल किसको कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां भी एच और एफ के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जहाँ भी एच और ओ के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जहाँ भी एच और एन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जहाँ भी सी डबल बॉन्ड हो है, उन सब में डाइपोल डाइपोल है। लेकिन ये तीन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड में स्ट्रांग होते हैं, इनकी ताकत ज़्यादा होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स की, और तीनों में हाइड्रोजन शामिल है। तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल फोर्स को हम एक स्पेशल नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब आप समझ लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्स का एक स्पेशल केस है। यानी जहाँ भी डाइपोल डाइपोल बनेगा वहाँ पर अगर हाइड्रोजन शामिल हो डाइपोल में और इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग भी हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोगों के नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, क्योंकि 11th के इनिशियल स्टेज में हो, जहाँ भी आपको एच एफ के बीच में बॉन्ड मिले, जहाँ भी आपको एच और ओ के बीच में बॉन्ड मिले, और जहाँ भी आपको एच और एन के बीच में बॉन्ड मिले, वहाँ आप डाइपोल डाइपोल फोर्स नाम ना देके वहाँ पर आप लोग नाम दे दीजिए क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और वो आपको अंदाज़ा आ गया होगा भाई क्यों है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, पोलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। जबकि दूसरी तरफ जहाँ भी आपको सी डबल बॉन्ड ओ मिले, समझ लीजिए वहाँ पर आप लोग इसे केवल और केवल क्या नाम दोगे, इसे आप डाइपोल डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स कहोगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कौन कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, फिर हम आगे जाएंगे। ओके, पहला प्रश्न, एच एफ के अंदर आप बताइए एच बॉन्डिंग काम करता है, फिलअप करिएगा खुद। एच और एफ बॉन्ड देखते ही H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स, और अभी मैं जितने भी मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ वो सब पोलर मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। एच एफ, जहाँ एच और एफ के बीच में बॉन्ड बने, जहाँ एच और ओ के बीच में बॉन्ड बने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान रखना। एन और एच के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलिए, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अब सी डबल बॉन्ड ओ और एच देखते ही आप इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहोगे, राइट। सी डबल बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आपको आइडिया मिल गया कि किसको लेकर हम चल रहे हैं। हमारा पॉइंट जो है, ध्यान रखिएगा, तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। एच एफ बॉन्ड है, एच ओ बॉन्ड है, और एच एन बॉन्ड है, एच और ओ के बीच में बनने वाला बॉन्ड, और एच और एन के बीच में बनने वाला बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है वहाँ पर आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नाम दोगे, डाइपोल डाइपोल, राइट। और जहाँ एच एफ एच और ओ और एच और एन है वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स को आप क्या नाम दोगे, एच बॉन्डिंग नाम दोगे। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स को फिर से कवर कर लेते हैं। एच एफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH3 सी डबल बॉन्ड O और H, जिसको आप लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH3 CHO लिखोगे, एल्डिहाइड को याद करो, लेकिन सी डबल बॉन्ड O है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि सर सी और एच के नहीं, एच और ओ के बीच में बॉन्ड है, नहीं एच और ओ के बीच में नहीं है। CHO को 10th क्लास में आपने बहुत खोलना भी सीखा था, सी डबल बॉन्ड O, राइट। तो सी डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ओके, चलिए, CH3 सी डबल बॉन्ड O और CH3, जो आपको अगली क्लास में CH3
COCH3 के रूप में भी लिखा मिल सकता है, राइट। C डबल बॉन्ड O है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ओके। CH3OH, सीधा सा मामला है। OH देखते ही आप लोग क्या कहोगे, और H हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। CH3NH2, NH देखते ही आप क्या कहोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर। NH3 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और डाइपोल डाइपोल भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो स्ट्रॉन्ग होती है भाई उसी के बारे में बात करते हैं कि घर में मान लीजिए सब्जी बनी है और कोई अचानक कहे कि भाई सब्जी अच्छी नहीं है, तो कोई पूछे भाई क्यों अच्छी नहीं है, तो बोल देगा भाई मिर्च ज़्यादा है। मिर्च ज़्यादा है का मतलब कि जो वो प्रीडोमिनेंट है उसी का असर ज़्यादा हो रहा है। और किसी घर में मान लीजिए बोलते हैं नमक ज़्यादा है, तो जो प्रीडोमिनेंट होगा उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको H बॉन्डिंग नाम देंगे OH की वजह से, ऑल्दो इट हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। तो हम लोग और आगे भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया है कि कहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नाम दोगे आप लोग। क्लियर है पॉइंट, ओके। तो अलग अलग डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग से बात करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहाँ पर इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ओके। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक पूरा टॉपिक है भाई आपके सिलेबस में, उस पर अलग से बात करेंगे हम लोग 1-2 क्लासेस के बाद। अभी हम सीधा सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ओके। अब प्रश्न आता है भाई, पहली चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही थोड़ा समझ लेते हैं। HF बॉन्ड की तुलना करो OH बॉन्ड से, राइट। तो प्रश्न आता है भाई कि HF बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है भाई, क्योंकि सबको पता है यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, राइट। आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, और मैंने पहले भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था, डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि H2O इज मोर पोलर देन NH3। H2O ज़्यादा पोलर है NH3 से, सीधा सा मतलब है भाई, ठीक है, कि H2O में H और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है और N और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूँ। H2O हैव मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स देन NH3। H2O में इंटरमोलिकुलर फोर्स NH3 से ज़्यादा है, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन NH3 कि H2O में ज़्यादा है। क्लियर हो गया। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स स्टॉप है, तो आप ये कह सकते हो कि H2O तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, जबकि NH3 रूम टेम्परेचर पर गैस है। तो आप ये कहो सर H2O में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, NH3 में थोड़ी वीक है। वैसे तो दोनों में H बॉन्डिंग है, लेकिन OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है तो H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, और NH बॉन्ड कम पोलर है तो इसका मतलब इसमें H बॉन्डिंग वीक होगा। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि कहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ ध्यान दीजिएगा भाई, हर जगह हाइड्रोजन वाले पोलर बॉन्ड को आप लोग इस कैटेगरी में नहीं रखोगे। स्पेशल केस दोबारा से आपको के लिए रिमाइंडर है कि आप लोग सिर्फ इन 3 केस के डाइपोल डाइपोल को ही H बॉन्डिंग कहोगे। जहाँ भी आप लोग H और F का बॉन्ड देखो, जहाँ भी आप लोग H और O का बॉन्ड देखो, ओके, और जहाँ भी आप H और N का बॉन्ड देखो, इन 3 केस को ही H बॉन्डिंग कहने वाले हो। तो पहली चीज़ H बॉन्डिंग को लेकर आपको हल्का सा आइडिया हो गया, डाइपोल डाइपोल फोर्स को लेकर भी आपको हल्का सा आइडिया हो गया। अब प्रश्न आता है कि हाउ टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, 2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल आखिर एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, हम लोगों ने अगला चैप्टर शुरू कर दिया है और इस चैप्टर को भी इसी टॉपिक में ख़त्म करेंगे 3-4 क्लासेज में, और अगले चैप्टर को भी इसी चैप्टर में करेंगे। हाउ टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, या 2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में हाउ को हटा देते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है,
ध्यान से देखिए कि आखिर H2 और H2 जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि HF और HF का तो आपको समझ में आ गया था भाई, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये दोनों के बीच में लगने वाली। लेकिन H2 पर कोई चार्ज नहीं है, दूसरे H2 पर कोई चार्ज नहीं है, तो फिर इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे काम करेगी, इसके बारे में हमें अलग बात करना है। तो लॉजिक ये दिया गया भाई कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट। दिस इज द सिचुएशन कि ये न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है और ये सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हम पहली सेल में 2 की बजाय 2 ही दिखा देते हैं, 3 दिखा दिया है यहाँ, ओके, प्रॉपरली वही बना लेते हैं जो हम पढ़ के आए थे। या कोई भी आउटर सेल दिखा लीजिए आप, ये पहली सेल है और ये सीन है किसी भी एटम के अंदर। तो सबको पता है यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब सेल्फ ऑसिलेशन की वजह से भाई होता क्या है कि जो एटम इस सीन के अंदर मिलता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग में उसके क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ऐसे सीन में मिलेगा। पहली सेल, दूसरी सेल, ये एक सीन है। दूसरा एटम जो है उसमें भी क्या बना भाई, पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज, ऐसे होते हैं ये। सेल्फ ऑसिलेशन की वजह से, ध्यान रखना, ड्यू टू सेल्फ ऑसिलेशन, वो सभी एटम या मॉलिक्यूल मोमेंटरली का मतलब क्षणिक बिल्कुल एक मोमेंट के लिए ऑसिलेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज उनमें एक तरफ आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है। किसी भी एटम के अंदर ये सीन बन जाता है। पहले किसी एटम में ये सीन था, मतलब हर क्षण ये चीज़ बदलती रहती है। किसी भी एटम के अंदर एक थ्योरेटिकल राय दिया गया किसी एटम के बारे में, राइट। दूसरी तरफ यानी इसका मतलब एटम अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन फिर वापस एटम अपनी उसी पोजीशन पे लौट आता है जैसे ऑसिलेशन बैक होता है। तो बार बार ये पोजीशन किसी भी एटम में बनती रहती है। तो आप ये कहोगे भाई ये तो फिर सभी एटम्स में बनने वाली है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए, जो मॉलिक्यूल थोड़ी देर पहले हम न्यूट्रल कह रहे थे जिस पे कोई चार्ज नहीं था, वो सेल्फ ऑसिलेशन की वजह से नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ, जिसको आप लोग केमिस्ट्री के अंदर डाइपोल तो कह सकते हो, बोलो, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव को डाइपोल कह सकते हो, लेकिन ये परमानेंट डाइपोल नहीं है भाई। इसे केमिस्ट्री में आप इंड्यूस्ड डाइपोल कहोगे, जो उत्पन्न हुआ है, टेम्परेरली बना है, इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। और दूसरे मॉलिक्यूल में भी ये क्या बना है भाई, इंड्यूस्ड डाइपोल बना है। इंड्यूस्ड डाइपोल किन मॉलिक्यूल्स में बनता है, दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करता है। दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डाइपोल एग्जर्ट करता है। इसमें भी इंड्यूस्ड डाइपोल बना, इसमें भी इंड्यूस्ड डाइपोल, और इन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो आपकी इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है भाई। इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। दिस फोर्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे वहाँ हमने क्या नाम दिया था, डाइपोल और डाइपोल, और इसको हम क्या कह देंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। कोई दिक्कत भाई, डाइपोल जहाँ परमानेंटली पोलर बॉन्ड है वहाँ का, और जहाँ पोलर बॉन्ड नहीं है, जहाँ मोमेंटरली पोलराइजेशन हो रहा है, जहाँ एक मोमेंट के लिए पोलराइजेशन बन रहा है, उसको आप लोग क्या नाम दोगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। इसी फोर्स को आपकी केमिस्ट्री में डिस्पर्जन फोर्स कहा गया है। दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स। इसी फोर्स को केमिस्ट्री की कैटेगरी के अंदर हम लोग लंदन फोर्स बोलते हैं भाई। डिस्पर्जन फोर्स, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड लंदन फोर्स। और इन्हीं तीनों फोर्सेस को हम लोग कलेक्टिवली
एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स का भी नाम दे देंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मॉलिक्यूल, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, कहानी थी क्या वंडरवाल फोर्स की, इंड्यूस्ड डाइपोल। दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मान लीजिए दो न्यूट्रल एटम ही हैं, वो हीलियम और हीलियम ही हैं दो, और दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, राइट। सबको पता है पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेल्फ ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज। ये परमानेंट सिचुएशन नहीं होती है किसी भी एटम की, वरना तो फिर जो बेसिक्स थे ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वही फेल हो जाएंगे, राइट। इस मोमेंटरली सिचुएशन की वजह से यहाँ पर एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हुआ, दूसरे में एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हुआ, और इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स को हमने नाम दिया इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। दूसरा नाम दिया डिस्पर्जन फोर्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा नाम दिया लंडन फोर्स, और चौथा हमने इनको कलेक्टिवली नाम दिया वंडरवाल फोर्स। तो आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए वंडरवाल फोर्स किसको कहते हैं। अब एक कहानी आप सबके दिमाग में क्लियर हो गया है कि कहाँ कहाँ होता है। देखिए H2 और H2 के बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल या डिस्पर्जन फोर्स नाम दे दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर हो गया? Cl2 के बीच में, O2 के बीच में, N2 के बीच में, ठीक है। हीलियम के गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जो भी नेचर में इसी फॉर्म के अंदर मिल रहे हैं, राइट। और वो न्यूट्रल एटम्स हैं, उनके बीच में लगने वाली फोर्स। बस एक मेटालिक एटम को छोड़ दीजिएगा। मेटालिक एटम जो होते हैं, जैसे दो आयरन के बीच में, क्योंकि मेटालिक एटम बड़ा स्ट्रांग होता है, वहाँ मेटालिक बॉन्ड काम करता है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। मेटल्स को छोड़कर बाकी के लिए बात कर रहा हूँ। इन सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मैं अब किसका नाम दूंगा? डिस्पर्जन फोर्स का नाम दूंगा भाई, राइट। ओके। और डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है? तो आप लोग ये कहोगे कि सेल्फ ऑसिलेशन की वजह से न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो मोमेंटरली पोलराइज हो जाते हैं। मोमेंटरली पोलराइज हो जाते हैं, इसका मतलब एक मोमेंट के लिए उनके ऊपर डाइपोल क्रिएट होता है, और उस डाइपोल को हम लोगों ने कहा इंड्यूस्ड डाइपोल। तो दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो ऐसे एटम्स के बीच में लगने वाले इंट्रैक्शन को हम इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन या डिस्पर्जन फोर्स का नाम देंगे। तो दूसरी तरफ जहां नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, वहाँ भी आप इनके अंदर क्या मान के चलिए, इन सब के अंदर डिस्पर्जन फोर्स या वंडरवाल फोर्स है। तो आज का काम हम इसी स्टोरी के साथ ख़त्म करेंगे कि आप इन सब के अंदर ये पहचानिए कि किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किस में डाइपोल इंट्रैक्शन है, और किसके अंदर डिस्पर्जन फोर्स काम करता है। शुरू करता हूँ। O2, सेम एटम्स के बीच में भाई कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। तो पहले आप लोग ये लिखिएगा कि पोलर हैं या नॉन पोलर हैं। जो नॉन पोलर की कैटेगरी में है वहाँ तो बात बन ही जाएगा, नॉन पोलर है तो डिस्पर्जन फोर्स। जो पोलर है उसके बारे में आप लोग दो बात करते जाइएगा कि H बॉन्डिंग है या डाइपोल है। तो O2 सबको पता है सर नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो डिस्पर्जन फोर्स के बारे में बात करिएगा। चलिए, H2O पोलर है, और H और O बॉन्ड देखते ही आप लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या नाम दे दिया? H बॉन्डिंग, राइट। CH3 C डबल बॉन्ड और H पोलर है, लेकिन C डबल बॉन्ड O देखते ही आपने इसको नाम दिया डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर? चलिए, आप यही काम CH4 नॉन पोलर, ओके, डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। CH3OH पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई। Br2 नॉन पोलर, डिस्पर्जन फोर्स। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 पोलर, डाइपोल इंट्रैक्शन। CH3NH2 पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉइंट क्लियर करते जाइए, ठीक है। CH3NH2 पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके। चलिए आगे। N2 नॉन पोलर, डिस्पर्जन फोर्स।
ठीक है। Cl2 नॉन पोलर डिस्पर्जन फोर्स, H2 नॉन पोलर डिस्पर्जन फोर्स, HF पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, NH3 पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH3 COOH पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा बस, ठीक है। आप लोगों को ये जर्नल ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। CH3 नॉन पोलर डिस्पर्जन फोर्स, CH3 CH2 CH3 नॉन पोलर डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। CH3 CH2OH, OH देखते ही पोलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, C डबल बॉन्ड O देखते ही पोलर और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आज आप इस काम को इस तरीके से कवर कीजिए, आप लोगों को बस ये पता चल गया कि भाई किसके अंदर क्या फोर्सेज हैं। अब हम वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर बात कर सकते हैं, कोई एक भी लेंगे, डिस्पर्जन फोर्स को ले लेंगे, फिर हम डाइपोल डाइपोल ले लेंगे, फिर हम H बॉन्डिंग को लेकर बात करेंगे, और उतना ही बात करेंगे जितना 11th-12th के सिलेबस में है। सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, लेकिन एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर आप कहानी करो, ध्यान रखो, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जर्नल केसेज के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा ताकतवर है किससे? डाइपोल डाइपोल से, और डाइपोल डाइपोल ज़्यादा है इंड्यूस्ड डाइपोल से, जिसको आप लोग क्या नाम देते हो? डिस्पर्जन फोर्स। ये कंपेरेटिव साइज़ के बारे में बात हो रही है कि जिनका साइज़ लगभग बराबर है, और आप लोग 11th-12th में कंपेरेटिव साइज़ के बारे में ही बात करोगे, राइट। समझिए ध्यान से, जिनका लगभग साइज बराबर है, राइट, उन सब के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग 11th और 12th में कंपेरेबल साइज के बारे में ही बात करने वाले हो। सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे वीक डाइपोल डाइपोल, और सबसे वीक डिस्पर्जन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ देखना है आपको? अभी आपके लिए HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है, HO में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है, और HN में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है। डाइपोल डाइपोल फिलहाल आप लोग COO में देखोगे। और डिस्पर्जन फोर्स, जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और जहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है वो वाला मामला, तो आप लोग हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, CH4 CH3 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 CH2 CH3, इन सब के अंदर डिस्पर्जन फोर्स है भाई। तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखिएगा, राइट। H2 O2 Cl2 N2, ओके, Br2 F2, इन सब के अंदर आपका डिस्पर्जन फोर्स काम कर रहा है, राइट। दूसरी तरफ आपकी हीलियम गैस, नोबल गैस, नियोन, आर्गन, सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल एटम्स हैं, और उनके बीच में लगने वाली फोर्स, यहाँ पर कौन सी फोर्स है भाई? आपकी डिस्पर्जन फोर्स है। तो एक इनिशियल आइडिया क्लियर है। कल हम शुरू करते हैं इनमें से किसी भी एक फोर्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए। 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर करना है आपको। 11th और 12th के ज़्यादातर क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं इस टॉपिक के साथ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।